हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सॉल्व पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड पेपर। पहले पेपर जो कि तीनों पेपर एक पेपर हुआ है, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट तीनों पार्टों में से पार्ट 1 का यानी पेपर 1 का आपका सॉल्व पेपर आ चुका है चैनल पर। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जहां पर आप कमेंट करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड पेपर होता है उसके सॉल्व पेपर के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है और कौन सा आप लगा लाए हैं, पेपर में कराए हैं। तो ये देखिए, पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 34 क्वेश्चन का, तो मूल्यांकन का क्षेत्र होता है यानी स्कोप ऑफ एवेल्यूएशन इज नैरो, लिमिटेड, ब्रॉड, नन ऑफ अबव, यानी संकुचित होता है, सीमित होता है, व्यापक होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इवेल्यूएशन का क्षेत्र होता है, स्कोप होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, वो व्यापक होता है, यानी 34 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मापन के प्रकार, द टाइप ऑफ मेजरमेंट आर। यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन है आंतरिक और अनुपातिक मापन, सेकंड ऑप्शन नामित और क्रमिक मापन, नंबर सी दोनों ए तथा बी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी टाइप ऑफ मेजरमेंट आर इंटरनल एंड रेशियो स्केल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, नंबर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन नन ऑफ एबव। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? आंतरिक, अनुमापक, नामित, क्रमिक, यानी चारों प्रकार के मापन के प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर 35 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का वास्तविक कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल पर्पज ऑफ एवेल्यूएशन, यानी कौन सा मूल्यांकन का वास्तविक कार्य नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन बालकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, नंबर बी ऑप्शन पढ़ाने की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, नंबर सी ऑप्शन बालकों को किसी विषय में फेल होने का कारण ज्ञात करना, नंबर डी ऑप्शन बालकों को विभिन्न विषयों में अंक देना। ये देखिए, 4 ऑप्शन आपके साथ रखे गए हैं और इनमें से बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, यानी बालकों को विभिन्न विषयों में अंक देना मूल्यांकन का वास्तविक पर्पस नहीं होता है, वास्तविक उद्देश्य नहीं होता है या कार्य नहीं होता है। 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 37 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अंतराल आधारित मापन में नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरवल स्केल, यानी अंतराल मापन में कौन सा गुण नहीं होता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, क्रमबद्धता का गुण, वर्गीकरण का गुण, वास्तविक शून्य का गुण और समान इकाई का गुण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो वास्तविक शून्य का गुण, 37 का ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 38 क्वेश्चन की बात करें तो निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण को इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मेशन एवेल्यूएशन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर बीइंग यूज्ड, कौन से परीक्षण या टेस्ट को किया जाता है? नंबर 1 तत्परता परीक्षण, नंबर 2 प्रवृत्ता परीक्षण, नंबर 3 निदानात्मक परीक्षण और नंबर 3 उपलब्ध परीक्षण। ये देखिएगा, 38 क्वेश्चन निर्माणात्मक मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर है वो बिल्कुल बी ऑप्शन है, प्रवृत्ता परीक्षण इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षणों के साथ मानकों में उपलब्ध न होने के कारण किस प्रकार की त्रुटि के बढ़ने की संभावना अधिक होती है? परीक्षणों के साथ मानकों के उपलब्ध न होने के कारण किस प्रकार की त्रुटि, यानी परीक्षण करें उसमें मानक ना हो तो कौन सी त्रुटि यानी एरर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है या अधिक होती है? तो यहाँ पर पर्सनल एरर, वेरिएबल एरर, इंटरप्रेटिव एरर, यानी ये देखिए व्याख्यात्मक त्रुटि और स्थिर त्रुटि। तो आपको बताना है कि यह परीक्षण में अगर मानक उपलब्ध ना हो तो कौन सी त्रुटि बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर जो कांस्टेंट एरर होती है यानी स्थिर त्रुटि, उसकी बढ़ने की संभावना सबसे अधिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निदानात्मक परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों का किसी विषय में क्या होता है? उपलब्धि स्तर ज्ञात करना होता है, अधिगम अंतराल ज्ञात करना होता है, पूर्व ज्ञान ज्ञात करना होता है, बोध के स्तर को ज्ञात करना होता है। तो जो 40 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी अधिगम अंतराल ज्ञात करना होता है। लर्निंग गैप्स याद करना होता है, ज्ञात करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समानता गुणांक का दूसरा नाम क्या है? व्हाट अनदर नेम ऑफ गिवन टू कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस? समानता गुणांक का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, कालिक विश्वसनीयता, एकांश प्रतिचयन विश्वसनीयता, एकांश समांगता विश्वसनीयता, उसके बाद परीक्षण विश्वसनीयता। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, यानी एकांत प्रतिचयन विश्वसनीयता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गणित के प्रश्न पत्र को हल करने के पश्चात मोहित को 70 अंक मिले। एक सप्ताह पश्चात पुनः उसे प्रश्न पत्र को हल करने के फिर उसे 70 अंक प्राप्त हुए। उपरोक्त सूचना के आधार पर आप गणित के प्रश्न पत्र के किस गुण को अपनी धारणा बना सकते हैं? वैधता, व्यवहारिकता, विश्वसनीयता और या वस्तुनिष्ठता, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी, रिलेबिलिटी और या ऑब्जेक्टिविटी, इनमें से कौन सा धारणा आप बना सकते हैं? तो जो रिलायबिलिटी होता है यानी विश्वसनीयता होता है उसकी धारणा आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह सापेक्ष माप अथवा अंक जो परीक्षण परिणामों की व्याख्या एक सार्थक संदर्भ में करने की सहायता तक पहुंचाता है क्या कहलाता है? नंबर 1 परीक्षण वैधता, नंबर 2 मानक परीक्षण मानक, नंबर 3 परीक्षण विश्वसनीयता और नंबर डी परीक्षण कठिनाई स्तर। आपको बताना है कि क्या सहायता करने में सहायता पहुंचाता है, वो क्या होता है? तो वो ऑप्शन नंबर परीक्षण मानक होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में किस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा परीक्षार्थियों के अंकों में नकल के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा टाइप होता है? निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय या नियम अनुकरणीय? तो जो निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप अगर कोई क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो उसमें नकल के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सकता है। 45 की बात करें तो एक निबंधात्मक परीक्षा द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच न्यूनतम होती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट टेस्टेड बाय द एजे टाइप टेस्ट? ऐसे टाइप टेस्ट में क्या क्या न्यूनतम जांच हो सकती है? ये भाषा क्षमता, विषय व्यवस्था, मौलिकता या तथ्यात्मक सूचना। तो यहाँ पर जो तथ्यात्मक सूचना है उसकी जांच न्यूनतम होती है। अथक प्रयासों के पश्चात भी एक बहुविकल्पी परीक्षण निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? आफ्टर ए बेस्ट एफर्ट्स ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट कैन कंट्रोल ओनली वैलिडिटी, अनुमान लगाना, विश्वसनीयता या ऑब्जेक्टिविटी। ये देखिए ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। आपको बताना कि अथक प्रयासों के पश्चात एक भी बहुविकल्पी परीक्षण निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर केवल अनुमान लगा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक निर्मित एवं प्रामाणिक परीक्षणों के बीच अंतर्मुखता निम्नलिखित क्षेत्र में पाया जाता है? वस्तुनिष्ठता, मानक, समग्र गुणवत्ता एवं प्रतिदर्शीकरण। तो यहाँ पर मानक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। एक अच्छे परीक्षण की तकनीक कसौटी क्या है? व्हाट इज द टेक्निकल क्राइटेरियन ऑफ गुड टेस्ट? एक अच्छे परीक्षण की तकनीक कसौटी क्या होता है? समय होता है, कीमत होता है, वैधता होता है या उसके बाद उद्देश्य होता है? तो उसकी जो वैलिडिटी है वो अच्छे परीक्षण की तकनीक कसौटी एक वैलिडिटी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आधार परीक्षण के सिलीगुड़ पर आधारित है? यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन होमवर्क है, देखते हैं कौन से स्टूडेंट का सही आंसर बता देते हैं। आपको बताना निम्न में कौन आधार परीक्षण के सिलीगुड़ पर आधारित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेस्ट इज बेस्ड ऑन ट्रेड्स? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मूल्यांकन क्या है? व्हाट इज इवेल्युएशन? छात्रों के व्यवहार परिवर्तन को ज्ञात करना, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन करना, परिणामों के पृष्ठपोषण के आधार पर प्रयुक्त करना या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर छात्रों के व्यवहार को परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मूल्यांकन भी किया जाता है और परिणामों के पृष्ठपोषण के आधार पर प्रयुक्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, निम्नलिखित में से कौन तकनीक मूल्यांकन की तकनीक है? निम्नलिखित में से कौन तकनीक मूल्यांकन की तकनीक है? अवलोकन, स्वाख्या,
समाजमिति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तकनीक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? अवलोकन भी है, सवाल आख्या भी है, यानी सेल्फ रिपोर्ट भी है, सोशियोमेट्रिक भी है। और तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पर नॉलेज, कंप्रिहेंसिव, एनालिसिस, ऑल ऑफ अबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य है। तो ज्ञान भी है, बोध भी है, विश्लेषण भी है, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस ऑफ काउंटिंग। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से बुडिंगटन, बाउले, गिलफोर्ड या फर्ग्यूसन सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये किसने दिया? ये बाउले दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सांख्यिकी पद निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी पद का प्रकार कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टर्म? आंकड़े, प्रसार, वर्ग अंतराल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आंकड़े, प्रसार, वर्ग अंतराल, इन सबको सांख्यिकी पद का प्रकार कहते हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि वर्गांतरों का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो यहाँ पर CL बराबर UL प्लस LL/2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह है जो कि सारे आंकड़ों का सिस्टम प्रतिनिधित्व करता है, यह परिभाषा किसने दी? सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट वैल्यू विच टाइपिफाइज और बेस्ट रिप्रेजेंट द होल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वह है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। यह परिभाषा किसने दी? सिम्पसन ने, टांते ने, रॉस ने या गिलफोर्ड ने? तो ये परिभाषा दी थी रॉस ने, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मध्यमान वह मान है जो कि संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर मिलता है। मीन इज द सम ऑफ मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट इन द सेट। यह परिभाषा किसकी है? रेमे की है, गैलेट की है, फर्ग्यूसन की है या उसके बाद मिल्स की है? तो ये फर्ग्यूसन की परिभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। मध्यमान की वर्गीकरण आंकड़ों के द्वारा गणना का सूत्र है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन मीन बाई अनग्रुप्ड डाटा? मध्यमान की अवर्गीकृत आंकड़ों के द्वारा गणना का सूत्र है। ये देखिए, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से गणना का सूत्र कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी m बराबर समेसन x/n। माध्य में लघु बीज से गणना करने पर आवृत्तियों f(x) और मध्य बिंदु x के गुणनफल के योग को क्या कहते हैं? तो इसको सिग्मा fx कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। मध्यांक किसी श्रेणी के उस पद का मूल्य है जो कि वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह परिभाषा किसने दी? मध्यांक किसी श्रेणी के उस पद का मूल्य है जो कि वितरण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा बाउले की परिभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है, यानी बहुलक या बहुलांक कहलाता है। किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो बहुलांक कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड बिल्कुल ठीक है। प्रसार की गणना का सूत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसार की गणना का सूत्र है फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन रेंज इज, तो R बराबर HS माइनस LS, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। तो इनमें से क्या विचलन के मापन का प्रकार नहीं है? इनमें से क्या विचलन के मापन का प्रकार नहीं है? चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन, मध्यांक विचलन या प्रामाणिक विचलन। तो जो मध्यांक विचलन है वो विचलन के मापन का प्रकार नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इनमें से क्या आरेखीय चित्रण का प्रकार नहीं है? सरल दंड, बहुगुणी दंड, आवृत्ति या दंडाकृति। तो जो आवृत्ति है वो आरेखीय चित्रण का प्रकार नहीं है। सहसंबंध मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि रसायन शास्त्र के लिए उसकी तराजू
यह कथन किसका है? तो यह कथन सैमुअल का है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से क्या परिमाणात्मक से संबंध नहीं है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सही करके आए हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के और उनके लगभग बिल्कुल सही आंसर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ गलत लगता है या फिर उसका सही आंसर आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग हो सकता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लगभग एक दो क्वेश्चन हमने आपके लिए होमवर्क दिए हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि इसका क्या क्या आंसर बिल्कुल ठीक है। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप ऑलरेडी एग्ज़ाम पेपर में सही करके आए थे। तो यहाँ पर आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके सेकंड पेपर में एजुकेशन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पेपर है, उसमें आपके कितने नंबर आने वाले हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वो भी सोल्ड पेपर देख सकें और आसानी से अनुमान लगा सकें, कन्फर्म हो सकें कि आपके कितने नंबर रिजल्ट में आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।